नमस्ते दोस्तों। आज की चर्चा का विषय है पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं। इसके अंदर हम बात करेंगे कि पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, पर्यावरण बच्चों पर कैसे प्रभाव करता है और पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य क्या है। शुरू करते हैं पर्यावरण के अर्थ से। वह सभी कुछ जिनको हम आसपास देखते हैं, अनुभव करते हैं और उनके साथ अंतःक्रिया करते हैं, वह सभी चीजें पर्यावरण के अंदर आती हैं। हम अन्य जीवों के साथ साथ पर्यावरण के ऊपर निर्भर करते हैं। हमें जीवित रहने के लिए वायु की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो हमें पेड़ों से मिलती है। हम यह जानते हैं कि पृथ्वी सूरज के आसपास गोल गोल घूमती है, जिसकी वजह से यहाँ पर दिन और रात होते हैं। यह सभी चीजें हमें पर्यावरण और पर्यावरण के अध्ययन से समझकर प्राप्त हुई हैं। इसके साथ साथ हम जहाँ रहते हैं, जो भोजन खाते हैं, जो कार्य करते हैं, जिन संस्कृतियों को फॉलो करते हैं, यह सब भी पर्यावरण के अंदर ही आते हैं, पर्यावरण का एक अंग माना जाते हैं। इनके साथ भी हम प्रतिदिन इंटरैक्ट करते करते अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बच्चे जन्म के बाद ही अपने आसपास के पर्यावरण के साथ इंटरैक्ट करना शुरू कर देते हैं। वह समाज के विभिन्न अंगों जैसे उनके माता पिता, मित्र, परिवार के अन्य सदस्य, शिक्षा, उनकी शाला में जो उनके दोस्त है, इन सबके साथ अंतःक्रिया करते हुए बहुत सारी चीजें जानते हैं, सीखते हैं, उनके ऊपर सोचते हैं और अपने ज्ञान का निर्माण करने की कोशिश करते हैं। बच्चे जिज्ञासु होते हैं और उनसे यह उम्मीद रखी जाती है कि वह जानकारी प्राप्त करना, उसका विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकाल के एक निर्णय ले पाने की क्षमता का विकास कर पाए। अब हम पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाना चाहिए, उसके उद्देश्य क्या है, उन पे बात करते हैं। यह हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने अपने बच्चों के साथ एक प्रयोग करना है, यह देखने के लिए कि पानी में कौन सी चीजें घुलती हैं और कौन सी चीजें नहीं घुलती हैं। इसके लिए आपने उनको पानी के कुछ ग्लास दिए और अलग अलग पदार्थ दिए जो उन्हें पानी में घोलकर देखने हैं। यह पदार्थ चीनी, नमक, रेत और पत्थर हो सकते हैं। जब बच्चे ये अलग अलग पदार्थ पानी में घोलने की कोशिश करेंगे तब वह देखेंगे कि चीनी और नमक तो पानी में घुल जाएंगे, बिल्कुल गायब हो जाएंगे, पर पत्थर और रेत शायद पानी में नहीं घुले। तो उससे यह समझेंगे कि सभी वस्तुएं जो उनके पास थी वह पानी में नहीं घुलती हैं। अब आप उन्हें शायद कुछ दूध देकर देख सकते हैं। दूध और पानी दोनों ही तरल पदार्थ है, तो वह मिल जाएंगे, दूध और पानी घुल जाएंगे। इसके बाद आप बच्चों को तेल देकर देखिए और उन्हें बोलिए कि तेल को वह पानी में मिला दें। क्या तेल पानी में मिल जाएगा? नहीं। इससे बच्चे यह समझेंगे कि तेल और पानी नहीं घुलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि दो तरल वस्तुएं हमेशा ही घुल जाएंगी। यह उदाहरण अवधारणा और जानकारी में अंतर समझने के लिए जरूरी है। इस उदाहरण में आपने देखा कि कुछ चीजें तो हैं जो बच्चों को जानकारी मिली कि पानी के अंदर चीनी घुल जाती है, पानी के अंदर नमक गायब हो जाता है और पानी के अंदर रेत नहीं घुलती है, या फिर दूध और पानी मिल जाते हैं पर दूध और तेल नहीं मिलता है। यह उन्होंने जानकारी प्राप्त करी, पर इस जानकारी के आधार पर जो अवधारणा उन्होंने निर्माण करी, जो कॉन्सेप्ट उन्होंने फॉर्म किया, वह ये था कि वह गुणशीलता की समझ बना पाए। वह यह समझ पाए कि जरूरी नहीं है कि सभी वस्तुएं पानी में घुल जाएं, और वह ये भी समझ बना पाए कि जरूरी नहीं है कि दो तरल वस्तुएं हमेशा ही एक साथ होके मिल जाएं। तो इस तरीके से उन्होंने घुलनशीलता के बारे में, पानी की घुलनशीलता के बारे में समझ और ज्ञान का निर्माण किया। इसी तरह बच्चे अपने आसपास जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसमें कुछ समानताएं और अंतर के आधार पर प्रयोग करके, विश्लेषण करके अवधारणा का निर्माण करते हैं। तो पहले दो उद्देश्य जो पर्यावरण अध्ययन हमें देता है वह ये है कि अवधारणा का निर्माण होता है और यह मेनली पर्यावरण से प्राप्त हुई जानकारी के आधार पर होता है। यह दोनों काफी संबंधित है और एक दूसरे के बिना मुमकिन नहीं है।
पर्यावरण अध्ययन बच्चों ने जो अपने आसपास से जानकारी एकत्रित करी है उस पर तर्क लगाकर सही गलत में अंतर करने में मदद करता है। इसके लिए अवधारणा की समझ होना अनिवार्य है। पर अक्सर यह देखा जाता है कि अवधारणा और जानकारी में कुछ असमंजस हमेशा रहता है। यह इसलिए होता है कि यह दोनों हमेशा ही एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए आपको अपने बच्चों के साथ एक नक्शा बनाना है। नक्शा बनाने के लिए दिशाओं की नॉलेज होना अनिवार्य है। इसमें हमें यह जानकारी होना जरूरी है कि 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। पर सिर्फ यह 4 दिशाओं की जानकारी होना नक्शा बनाना मुमकिन कर पाएगा, यह तो जरूरी नहीं है। हमें इन सभी दिशाओं के बीच में जो संबंध है उनके बारे में जानना भी जरूरी है। पर्यावरण अध्ययन का तीसरा उद्देश्य है कौशलों का विकास। कौशल शब्द 3 मुख्य तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। पहले वह कुछ ऐसे कौशलों की बात करता है जैसे कि गाड़ी चलाना या पेंटिंग कर पाना। दूसरे प्रकार के कौशल होते हैं प्रयोग कर पाना, ग्राफ बना पाना, संकेतों को समझ पाना आदि। तीसरे प्रकार के कौशल होते हैं विश्लेषण कर पाना, पैटर्न निकाल पाना या अवलोकन कर पाना। तीसरे प्रकार के कौशल या क्षमता के लिए पहले 2 कौशलों की बुनियाद होना जरूरी है। यही उनकी अवधारणा के निर्माण और ज्ञान के निर्माण में मदद करती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको अपने बच्चे को गाड़ी चलाना सिखाना है तो क्या आप उसको सिखा पाएंगे अगर आप खुद गाड़ी चलाना नहीं जानते होंगे? क्या आप उनको बता पाएंगे कि गाड़ी चलाने के समय कौन कौन से संकेत यूज होते हैं? या फिर जब वह गाड़ी चलाना सीख लेंगे, क्या आप उनके स्किल्स का विश्लेषण कर पाएंगे कि वह क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत? इसी वजह से तीसरे कौशल की क्षमता पहले 2 कौशल की बुनियाद पर टिकी हुई है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को कुछ बुनियादी और उससे आगे सीखे वाले कौशलों के निर्माण में मदद करता है। अब आते हैं पर्यावरण के चौथे उद्देश्य पर, जो है मूल्यों का विकास। सबसे पहले बच्चे अपने माता पिता के साथ, बड़ों के साथ इंटरैक्ट करते हुए कुछ मूल्यों की समझ बनाते हैं। वह उनसे समझते हैं कि हमें क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। वह जैसे नियम हमारे लिए सेट करते हैं वही हमारे मूल्यों का आधार बनता है। जैसे हमें समझाया जाता है कि बड़ों से कभी भी ऊंची आवाज में नहीं बात करते, शिक्षकों का हमेशा आदर करते हैं, हमेशा उन्हें नमस्कार बोलते हैं आदि। दूसरे स्तर पर बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, समाज के अन्य अंगों के साथ बातचीत करते हैं, मिलते जुलते हैं, वह उन मूल्यों को भी मानना शुरू कर देते हैं जो समाज में स्वीकारी जाती है। उदाहरण के लिए, आप कभी एक गली से गुजर रहे हैं और आप देखते हैं कि उस गली में कुछ लोग एक छोटे से कुत्ते के पिल्ले को हवा में उछाल रहे हैं या गोल गोल घुमा रहे हैं। जैसे ही आप उन्हें आवाज लगाते हैं कि यह पूछने के लिए कि वह क्या कर रहे हैं, तो वह उसे छोड़कर भाग जाते हैं। तो इससे यह समझ आता है कि कुछ चीजें हमारे समाज में एक्सेप्टेड है और कुछ चीजें हमारे समाज में एक्सेप्टेड नहीं है। और इसी तरीके से दूसरे स्तर पर हमारे सार्वजनिक मूल्यों का विकास होता है। आगे चलते हुए बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वह सही और गलत के बीच में फर्क करना सीख जाते हैं। समय के साथ साथ पर्यावरण में रहते रहते, समाज में रहते रहते बच्चे तर्कपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। वह ये समझ जाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। यह उनके मूल्यों के विकास का तीसरा स्तर बन जाता है। इस स्तर पर अक्सर बच्चे निजी हित और सार्वजनिक हित में थोड़े कंफ्यूज रहते हैं कि वह अगर कोई मूल्य को अपनाना चाहते हैं तो उससे उनका क्या फायदा होगा या नहीं होगा, या फिर समाज का क्या फायदा होगा। बच्चे धीरे धीरे अपने आप निर्णय लेने में आत्मविश्वास महसूस करते हैं, जो एक लोकतांत्रिक समाज के लिए जरूरी भी है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को नफा नुकसानों को समझकर अपने लिए और समाज के लिए उचित निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करने में मदद करता है। तो आज हमने पर्यावरण को समझने की कोशिश करी और पर्यावरण अध्ययन पढ़ाना क्यों जरूरी है यह जानने का प्रयास किया। धन्यवाद।